students, welcome to our glorious classes. Myself Sanjeev Kumar Pathak, and today we are going to start the next lecture of class 9th biology, and the chapter is cell, the fundamental unit of life. It means आप क्या कह सकते हो कि बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है वो टोटली किस पे बेस्ड है। आज के लेक्चर में हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली जो हमारा लास्ट लेक्चर था उस लास्ट लेक्चर में मैंने क्या खत्म कर लिया था, ट्रांसपोर्टेशन बता रहा था आपको। क्या डिस्कस कर रहा था? ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस कर रहा था, और वहां पे ये भी बता दिया था कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसकी डेफिनेशन क्या है और ट्रांसपोर्टेशन कितने टाइप का बताया था। नहीं बताया था आपको? बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली दो टाइप के हैं, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है और एक क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये चीज डिस्कस कर ली थी। इसके साथ साथ ये भी बताया था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में। तो ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली हमने बताया थे दो टाइप, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक और ट्रांसपोर्ट हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, बल्क ट्रांसपोर्ट है, लेकिन मेजर आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन को। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में बता दिया था ट्रांसपोर्टेशन क्या है। आज का जो लेक्चर है वो टोटली किस पे बेस्ड है, पैसिव ट्रांसपोर्ट पे। हम क्या डिस्कस करेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे। तो फटाफट सब लोग हेडिंग लगाइए। क्या हेडिंग लगाओगे? दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो हेडिंग डालिए पैसिव ट्रांसपोर्ट। हेडिंग डालिए पैसिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहली चीज की पैसिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है। पहला टाइप का ट्रांसपोर्टेशन है। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है? पैसिव मतलब नाम से ही क्लियर हो गया कि यहां पे एनर्जी की, किसकी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि प्रोसेस कैसी है, पैसिव है। मतलब यहां पे कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरी चीज जो ट्रांसपोर्टेशन होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन क्या होगी। अगर आप डेफिनेशन लिखे तो क्या लिख सकते हो? डेफिनेशन बहुत इजी सा डेफिनेशन होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट का। क्या डिफाइन कर सकते हैं? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस लाइक गैसेस, आयंस एंड वाटर। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, किस किस सब्सटेंस का मूवमेंट होगा? गैसेस का होगा, आयंस का होगा, वाटर का होगा। कहां से कहां होगा? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कहां से कहां होता है? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक होता है। तो डेफिनेशन क्या हुआ? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस लाइक गैसेस, आयंस, वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। बात समझ में आई? जो यहां पे ट्रांसपोर्टेशन मैंने कहा कि कहां से कहां हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो रहा है। इस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को आप क्या कहते हो कि ट्रांसपोर्टेशन कैसा हो रहा है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ट्रांसपोर्टेशन कैसा हो रहा है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो रहा है। जब भी मूवमेंट कहां से कहां हो, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो, तो आप हमेशा क्या कहोगे कि ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। दूसरी चीज हमने कही यहां पे एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो यहां पे आप लिख लोगे कि इन पैसिव ट्रांसपोर्ट, यहां पे लिख लेना, इन पैसिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। अगर यूज होगी तो किस फॉर्म में होगी? एटीपी के फॉर्म में। तो एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
तो आप क्या कह सकते हो कि एनर्जी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोथ आर नॉट रिक्वायर्ड इन पैसिव ट्रांसपोर्ट। दोनों की पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना तो एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट है और ना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोई रिक्वायरमेंट है पैसिव ट्रांसपोर्ट में। बात समझ में आई यहां तक। दूसरी चीज जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है बेसिकली, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और तब तक होता है जब तक कि एक डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। तो आप क्या कह सकते हो, इट इज अकर एट टिल कब तक होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम इज मेंटेन। ये तब तक होता है जब तक कि एक डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। जब डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा तो डिफ्यूजन, सो आपकी पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। कब तक होगा, जब तक ये डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए तब तक ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता रहता है। बात समझ में आई यहां तक। दूसरी चीज, ये कैसी प्रोसेस होती है, लिख लीजिएगा, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। यहीं पे लिख लीजिए कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। यहां पे क्लियर स्टेटमेंट लिख लीजिए कि कैसा प्रोसेस है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस होती है, फिजिकल प्रोसेस होती है। और एक चीज और देखो, यहां पे इस प्रोसेस में कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एनर्जी यूज नहीं की जा रही है। तो जब एनर्जी यूज नहीं हो रहा है तो प्रोसेस कैसी होगी, स्लो प्रोसेस होगी। तो आप क्या कह सकते हो, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। कैसी प्रोसेस होती है, स्लो प्रोसेस होती है। इसके साथ साथ इसका जो फ्लो होता है वो दो डायरेक्शन में होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, दोनों डायरेक्शन में हो रहा होगा। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में कि क्या क्या होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा। इसके साथ साथ एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए कैसी प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। इसके साथ साथ प्रोसेस कैसी होती है, फिजिकल प्रोसेस होती है। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो रहा है, इसका मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। इसके साथ साथ ये जो आपकी प्रोसेस होगी, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, वो तब तक हो रहा होता है जब तक कि एक डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होने का मतलब क्या, कि ये प्रोसेस तब तक होगी जब तक दोनों साइड कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। अभी आपने पढ़ा, सपोज करो अभी मैंने आपको बताया कि एक साइड कंसंट्रेशन क्या है, एक साइड कंसंट्रेशन हाई है और दूसरे साइड कंसंट्रेशन क्या है, लो है। दो कंडीशन बताया। तो अब जब एक साइड कंसंट्रेशन हाई है, एक साइड कंसंट्रेशन लो है, तो मूवमेंट कहां से कहां होने लगेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगेगा। और ये तब तक मूव करेगा जब तक कि यहां का कंसंट्रेशन और यहां का कंसंट्रेशन दोनों आपस में इक्वल ना हो जाए। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों साइड का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, तब इसी को आप क्या कहोगे, दैट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तभी आप क्या कहोगे कि क्या मेंटेन हो गया, डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। क्या हो गया, डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। बात समझ में आई कि आप कब कहोगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, जब दोनों साइड कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा तो आप कह दोगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या हो चुका है, मेंटेन हो चुका है। ये किसके बारे में था, पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। दूसरी चीज, अगर एक पॉइंट और यहां पे देखो, तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसके अगर टाइप्स की बात कर ली जाए, किसकी बात कर ली जाए, टाइप्स की बात कर ली जाए कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो कितने टाइप का होता है,
तो बेसिकली जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पीटी से डिनोट कर रहा हूं, पीटी लिख रहा हूं पैसिव ट्रांसपोर्ट को, इस ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहां पे लिख लीजिएगा किसके बेसिस पे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसको कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया, 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया अपन ने। कौन कौन सी कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी दैट इज डिफ्यूजन एंड सेकेंड कैटेगरी दैट इज ऑस्मोसिस। तो 2 कैटेगरीज में डिफाइन किया, इसको डिवाइड किया। कौन कौन से डिवाइड किया अपन ने, पहले कैटेगरी डिफ्यूजन और दूसरी कैटेगरी क्या है, ऑस्मोसिस। एक पॉइंट यहां पे लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या लिखोगे, अभी आपको मैंने बताया कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके साथ साथ एक और चीज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, कैरियर प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन एक्चुअल में क्या होता है, वो प्रोटीन होती है जो सब्सटेंस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड तक कैरी करती है, उनका ट्रांसपोर्ट कराती है। उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, कैरियर प्रोटीन कहते हैं। तो यहां पे पैसिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। कैरियर प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट केवल किस में होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है, और वहां पे हम डिटेल पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको बताया था ना, जब स्ट्रक्चर बताया था अभी लास्ट लेक्चर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो वहां पे आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैरियर प्रोटीन होती है, उसी की बात कर रहा हूं। तो यहां पे कैरियर प्रोटीन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो लिख लीजिएगा कि कैरियर प्रोटीन्स आर नॉट इन्वॉल्व। लिख लीजिए यहां पे कि कैरियर प्रोटीन आर नॉट रिक्वायर्ड, कैरियर प्रोटीन आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए कैरियर प्रोटीन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बात समझ में आई, इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। इसकी फर्स्ट कैटेगरी वो कौन सी है, दैट इज डिफ्यूजन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। अभी हमने क्या डिस्कस किया, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्लियर कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा टॉपिक, दैट इज डिफ्यूजन। अभी आपको बताया था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट को कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। पहली कैटेगरी कौन सी है, दैट इज डिफ्यूजन, और दूसरी कैटेगरी क्या, दैट इज ऑस्मोसिस। तो हम पहले क्या डिस्कस करेंगे, डिफ्यूजन को। तो फटाफट सब लोग हेडिंग लगाइए, दैट इज डिफ्यूजन, दैट इज डिफ्यूजन। फर्स्ट हेडिंग लगाइए डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता क्या है, डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो क्या कह सकते हो आपकी डिफ्यूजन क्या है। बेसिकली ये एक टाइप का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो पहला स्टेटमेंट आप क्या लिख सकते हो कि डिफ्यूजन क्या है, इट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पहली चीज यही लिख लो कि डिफ्यूजन क्या होता है, इट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये कैसा ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपने ये लिख लिया कि डिफ्यूजन क्या होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। कैसा ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो कुछ चीजें तो एकदम क्लियर है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होगी, क्या होगी डेफिनेशन, बताओ फटाफट। देखो यहाँ पे डिफ्यूजन की अगर डेफिनेशन लिखा जाए तो आप क्या कह सकते हो, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। मतलब सब्सटेंस का मूवमेंट जो है वो कहां से कहां होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के साइड होगा, और किसी भी एनर्जी का कंजम्पशन नहीं होगा, कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट वहां पे नहीं होगी। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हो आप डिफ्यूजन का, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दैट इज मूवमेंट ऑफ, फर्स्ट क्या हो जाएगा डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम
higher concentration to from higher concentration to lower concentration, from higher concentration to lower concentration, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, कहां से कहां होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक होगा। दूसरी चीज हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा विदाउट, एक स्टेटमेंट लिखिए, विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। मतलब यहां पे क्लियर स्टेटमेंट ये लिखा है कि जो सबस्टेंस का मूवमेंट है वो कहां से कहां होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा मतलब कैसे होगा, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब क्या, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होगा, तो क्या होगा, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और इसके साथ साथ क्या कहा, विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, स्टेटमेंट क्या है, विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। यहां पे एनर्जी का भी कोई कंजम्पशन नहीं होगा, तो आप क्या कह सकते हो, इसके अकॉर्डिंग क्या कह सकते हो कि एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड, एटीपी या एनर्जी, एटीपी और एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, एटीपी या एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एटीपी और एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। बात समझ में आई। तो ये हो गया आपका क्या, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, मूवमेंट कहां से कहां, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, एनर्जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कंजम्पशन नहीं है, एटीपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दूसरी चीज जो आपका डिफ्यूजन होता है, अगर इसको से एग्जांपल लिया जाए, सपोज फॉर एग्जांपल, यहां पे देखिए फॉर एग्जांपल देख लीजिए, सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, हमने एक कंटेनर ले रखा, सपोज आपने दो कंटेनर ले रखा है, ठीक है, ये आपने एक कंटेनर ले रखा है और ये आपने एक और कंटेनर ले रखा है, दो कंटेनर आपने ले रखा है, ठीक है, ये दो कंटेनर हमने ले रखा है। अब ये जो दो कंटेनर्स ले रखे हैं, इन दोनों कंटेनर्स को एक पाइप के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर दे रहे हैं। लीजिए हमने दोनों कंटेनर्स को एक पाइप के थ्रू क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। जब हम दोनों कंटेनर्स को एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया, अब ये जो लेफ्ट वाला कंटेनर है, ये कंटेनर नंबर 1, ये क्या है, कंटेनर नंबर 1, और ये क्या है, कंटेनर नंबर 2, ठीक है। अब जो हमने पहला कंटेनर लिया, यहां पे जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, यहां पे कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, और जो दूसरा कंटेनर है, यहां पे कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे कंसंट्रेशन क्या है, जो पहला कंटेनर है, यहां पे कंसंट्रेशन हाई है और यहां पे कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो जो कंटेनर 2 है, यहां पे कंसंट्रेशन लो है, और जो कंटेनर 1 है, यहां पे कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। बात समझ में आ रही है। तो आप बताओ मूवमेंट कहां से कहां होगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो मूवमेंट कहां से कहां होगा, दैट इज अकर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के टुवर्ड्स हो रहा है। तो मूवमेंट कहां से कहां हुआ, दैट इज अकर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये मूवमेंट कहां से कहां हुआ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हुआ। बात समझ में आई। तो वही तो लिखा है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो मूवमेंट कहां से कहां हुआ, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और यहां पे आप खुद दिमाग से सोचो, तो जिसमें पानी ज्यादा है वहां से कम की तरफ अपने आप मूव कर जाएगा। यहां पे किसी भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो आप लिख लीजिएगा, एटीपी और एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, किसी भी एटीपी या एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दूसरी चीज, यहां पे सपोज करो कि जो कंटेनर फर्स्ट था,
यस, इसका वॉल्यूम कितना था, कितना अमाउंट था इसमें, तो इसका मान लो वॉल्यूम जो है वो कितना है, 2 लीटर है। इसका वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर है, और इसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। ठीक है ना। जो कंटेनर 1 है, कंटेनर 1 का वॉल्यूम कितना था, 2 लीटर, कंटेनर 2 का वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर है, ऐसा सपोज कर रहा है, मान लो। ठीक है। अब हमने एक स्टेटमेंट कहा था पैसिव में कि डिफ्यूजन या कोई भी पैसिव ट्रांसपोर्ट तब तक होता रहेगा जब तक कि एक डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। तो ये डिफ्यूजन की प्रोसेस भी तब तक होती रहती है जब तक कि एक डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होने का मतलब क्या, अब यहां पे कितना लीटर है, 2 लीटर है, यहां पे कितना लीटर है, 1 लीटर है। तो सबस्टेंस क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हो फिगर में जा रहा है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। अब जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तब तक जाएगा जब तक कि दोनों में कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। मतलब कि तब तक जाएगा जब तक कि जो वॉल्यूम 2 लीटर है ये घटकर 1 लीटर ना हो जाए, या कह सकते हैं ये घटकर 1.5 लीटर ना हो जाए। कितना हो जाए, 1.5 लीटर। अब यहां से 500 ml क्या हुआ, यहां से 500 ml कंटेनर 1 से कहां चला गया, कंटेनर 2 में। तो अब यहां पे इसका वॉल्यूम बढ़ के क्या हो जाएगा, 1.5 लीटर हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम बढ़ के कितना हो गया, 1.5 लीटर, और यहां पे घट के कितना हुआ, 1.5 लीटर। तो कंटेनर 1 का भी कंसंट्रेशन क्या हो गया, 1.5 लीटर हो गया, और कंटेनर 2 का भी कंसंट्रेशन क्या हो गया, 1.5 लीटर हो गया। मतलब कि दोनों साइड कंसंट्रेशन क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। मतलब कि यहां पर क्या मेंटेन हो गया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। क्या मेंटेन हो गया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ। क्या मेंटेन हो गया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। बात समझ में आई, यहां पे क्या मेंटेन हो गया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। बात समझ में आई, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। दूसरी चीज, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट में सबस्टेंस होता है वो किस किस सबस्टेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इस चीज को देखिए, यहां पे जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है यहां पे किसका किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, लिख लो यहां पे किस किस सबस्टेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, सॉलिड का होता है। किसका होता है, सॉलिड का होता है। दूसरा लिक्विड का होता है, और तीसरा गैस का होता है। तो कौन कौन से सबस्टेंस इन्वॉल्व होंगे ट्रांसपोर्टेशन में, सॉलिड भी ट्रांसपोर्ट होगा डिफ्यूजन के थ्रू, लिक्विड भी ट्रांसपोर्ट होगा, गैस भी ट्रांसपोर्ट होगा डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। लेकिन अब हमें यह समझना है कि कौन तेजी से डिफ्यूज होगा, मतलब सबसे तेज सॉलिड का डिफ्यूजन होगा, या गैस का डिफ्यूजन होगा, या लिक्विड का डिफ्यूजन होगा। तो डिफ्यूजन कितनी तेजी से हो रहा है सबस्टेंस का, उसे क्या कहते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। तो नेक्स्ट यहां पे लिखिए कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन, और ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूज होने का रेट होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी पे। तो आप लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन is depend upon the rate of diffusion, यहां पे लिखिए the rate of diffusion, the rate of diffusion is depend upon kinetic energy of the constituent particle, या काइनेटिक एनर्जी बस लिख लो, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो हमने क्या कहा कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिपेंड अपॉन द काइनेटिक एनर्जी। जो डिफ्यूजन का रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। रिलेशन क्या है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप क्या कह सकते हो
कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन, यहां पे लिख लीजिए कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। बात समझ में आई? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आई? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी समझ रहे हो ना, काइनेटिक एनर्जी मतलब मूव करने की टेंडेंसी की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी पे। किसकी काइनेटिक एनर्जी पे, जो भी आप सब्सटेंस ले रहे हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उस पे। बात समझ में आई? अब आप एक चीज यहां पे देखो, आपको तीन चीजें यहां पे दी गई हैं, किसका किसका डिफ्यूजन होगा, तीन सब्सटेंस है, गैस है, लिक्विड है और सॉलिड है। तीन सब्सटेंस है, कौन कौन से, गैस, लिक्विड और सॉलिड। और आपको ये देखना है किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट है। तो आप बताओ काइनेटिक एनर्जी फास्ट किसकी होती है, काइनेटिक एनर्जी कौन तेजी से फ्लो करता है, गैस क्या है, बहुत तेजी से फ्लो करती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। जानते हो क्यों? क्योंकि जो गैस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास नहीं होते, उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं लगता। जैसे देख लो यहां पे, मान लो ये आपने गैस लिया है, ठीक है ना। तो गैस जो लिया है, इसके ये जो गैस आपने लिया है, इस गैस के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे ये क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ज्यादा टाइटली पैक नहीं हुए, तो फ्लो करने की टेंडेंसी क्या होगी, फ्लो करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो आप क्या कह सकते हो, फ्लो करने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी हाई है, तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। आप याद रखिएगा, गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ये क्या है, मैक्सिमम है। इसके बाद मान लो गैस के बाद हमने यहां पे क्या ले लिया, एक लिक्विड ले लिया। तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैस के कंपैरिजन में थोड़े पास पास होते हैं, इनकी पैकिंग थोड़ी अच्छी हुई होती है, टाइट होती है थोड़ी सी, ठीक है। तो इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस से क्या होगा, कम होगा। तो इसके बाद क्या आ जाएंगे, लिक्विड। और सबसे टाइट पैकिंग किसकी होती है, सॉलिड की। तो सबसे मिनिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका होता है, सॉलिड का। और मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका होता है, गैस का। तो इस चीज को याद रखिएगा कि गैस जो है, गैस, इस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, मैक्सिमम है। इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और जो सॉलिड है इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम। तो सॉलिड का रेट ऑफ डिफ्यूजन मिनिमम होगा और गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन मैक्सिमम होगा। और रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या, कि जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा, जितनी कम काइनेटिक एनर्जी होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम होगा। बात समझ में आई? यहां पे काइनेटिक एनर्जी गैस के केस में ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट है, लिक्विड के केस में काइनेटिक एनर्जी कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है, सॉलिड के केस में काइनेटिक एनर्जी एकदम कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन मिनिमम है। बात समझ में आई? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑलवेज किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी पे। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे प्रोसीड करो। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। अभी आपने क्या डिस्कस किया, डिफ्यूजन को क्लियरली डिस्कस कर लिया। अब दूसरी चीज यहां क्या डिस्कस करना है कि जो डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस को होने के लिए बेसिकली एक एग्जांपल यहां पे डिस्कस करते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे अमीबास वगैरह, इसमें भी डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। तो कैसे होती है, तो चलिए फटाफट हेडिंग लगाइए। फॉर एग्जांपल लिख लीजिए यहां पे, फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन इन, किसमें डिफ्यूजन देखे जा रहे हैं, अमीबा में। तो यहां पे लिखिए डिफ्यूजन इन अमीबा, डिफ्यूजन इन अमीबा।
अमीबा में डिफ्यूजन की प्रोसेस कैसे हो रही है, इस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, अगर डिफ्यूजन इन अमीबा में हम बात करें तो सपोज हमने एक बॉडी ले रखी है अमीबा की, सपोज हमने एक अमीबा की बॉडी ले रखी है, ठीक है, हमने बॉडी ले रखी है अमीबा की। कुछ चीजें अमीबा के बारे में याद रखिएगा। सबसे पहली चीज कि अमीबा क्या होता है, इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसा ऑर्गेनिज्म है, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये कैसा ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, बॉडी सिंगल सेल से कंस्टिट्यूट होती है। दूसरी चीज, शेप कैसा होता है, इर्रेगुलर शेप होता है। कैसा शेप होता है, इर्रेगुलर शेप होता है। क्या होता है, इर्रेगुलर शेप होता है। तीसरी चीज क्या प्रेजेंट होता है, स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होती है, जो किसमें हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब देखिए, और इसके साथ साथ जो आपका अमीबा होता है, इस अमीबा के सेंटर वाले पार्ट में ये क्या एग्जिस्ट करता है, न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या प्रेजेंट है सेंटर वाले पार्ट में, न्यूक्लियस प्रेजेंट है अमीबा का। क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ये जो इर्रेगुलर शेप दिख रहा है, इसी शेप को आप क्या कहते हो, दैट इज कॉल्ड इर्रेगुलर शेप। इसी शेप को हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर शेप कहते हैं, डिफिनिट शेप नहीं कह रहे होते हैं। दूसरी चीज, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को आप क्या कहते हो, स्यूडोपोडिया कहते हो। क्या कहते हो, स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये क्या है, दैट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। ये क्या है, दैट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब मान लीजिए जो अमीबा है, अमीबा के आउटसाइड, ये हटाओ पहले, यहाँ पे सही से बनाओ इसको। ये जो अमीबा का ये वाला रीजन है, इसे क्या कह रहे होते हैं, स्यूडोपोडिया कह रहे होते हैं। अब ये जो अमीबा है, इसके आउटसाइड जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, ऑक्सीजन है। अमीबा के आउटसाइड ऑक्सीजन है, इसका कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। तो अमीबा के आउटसाइड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई है, लेकिन अमीबा के इनसाइड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो अमीबा के आउटसाइड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई है, अमीबा के इनसाइड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो है। तो अब डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग मूवमेंट कहां से कहां होगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हुआ। इसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर क्या है, हाई है, लेकिन बॉडी के बाहर क्या है, लो है। तो इसका मूवमेंट कहां से कहां होगा, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। यही क्या है, डिफ्यूजन इन अमीबा। क्या है, डिफ्यूजन इन अमीबा। आप ध्यान से देखोगे तो डिफ्यूजन के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो है, बाहर हाई है, तो आउटसाइड टू इनसाइड मूवमेंट हुआ, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर हाई है, बॉडी के बाहर लो है, तो इनसाइड से आउटसाइड हुआ, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, अमीबा के अंदर होने वाला डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। बात समझ में आई? या ये भी लिख सकते हो डिफ्यूजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बात समझ में आई यहां तक? ये आपका हो गया डिफ्यूजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब बेसिकली यहां पे भी जो मूवमेंट हुआ, यहां पे कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो यहां लिख लीजिएगा एटीपी और एनर्जी, एटीपी और एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। किसी भी एटीपी या एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं होगी। बात समझ में आई? और यहां पे भी मूवमेंट क्या हो रहा होगा,
that is occur along the concentration gradient. ये किसके along हो रहा होगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के along हो रहा होगा. यहां भी मूवमेंट हो ही रहा है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन के साइड. तो along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना. तो along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. बात समझ में आई? ये आपका डिफ्यूजन खत्म हो गया. जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा. हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत स्पेशल और फ्रेश टॉपिक डिस्कस करेंगे. जो कौन सा है? ऑस्मोसिस है. उसको जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा. ऑस्मोसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वहां पे हम ऑस्मोसिस डिस्कस करेंगे, काइंड्स ऑफ ऑस्मोसिस डिस्कस करेंगे, एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस, और सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं. क्योंकि एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस जो होता है वो अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन में हो रहा होता है. तो इस चीज को हम सॉल्यूशन को भी वहां पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो स्किप मत करिएगा, वो लेक्चर जरूर देखिएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मस्ट वॉच. ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में डॉटेड स्ट्रक्चर बताना. ये साइटोप्लाज्म होता है. क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है. ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फ्रेश एंड न्यू टॉपिक के साथ, दैट इज ऑस्मोसिस. तब तक हमसे जुड़े रहिए और चैनल को देखते रहिए. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुछ नहीं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए, जिससे क्या हो, कोई भी लेक्चर्स अगर नए अपलोड होते हैं तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे. एक चीज और, मैंने वर्कशीट प्रोवाइड कर दी है क्लास 9 की. कुछ दिन में, विद इन 2 या 3 डेज में सबको मिल भी चुकी होगी. बहुत दिन हो गया अपलोड किए, और 2 या 3 दिन में उसकी वर्कशीट का आंसर की अपलोड हो जाएगा. आप लोग आंसर की से मिला लीजिएगा, उसके अंदर में क्वेश्चन सेशन कर लेंगे. ठीक है, सारे डाउट जिसके जो भी क्लियर होंगे क्लियर कर लिया जाएगा. ठीक है, चलिए फ्रेश नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक फ्रेश टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच. लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर.